Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन। तो सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, और इसके बेसिकली 2 से 3 लेक्चर्स हमने किए भी थे, और उनमें हमने बेसिकली क्लासीफाई किया था कि भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं या 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और एक को आप कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। और याद रखो कार्बन और हाइड्रोजन वाले मेजर पोर्शंस वो कौन कौन था? वो था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो पहली बात कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, हम किसी और एलिमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं पढ़ रहे, तो हमारे जहन में फौरन आता है कि सर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, और चूंकि उन सभी के अंदर कार्बन है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए अगर हम कार्बन को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये किस तरह से बने हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे सर इसको बनाने वाली चीज इंपॉर्टेंट होगी, तो सेम एज इट मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, और इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट ये तीनों पार्ट है। हमें एनर्जी कौन देते हैं? ये तीनों देते हैं, तो इसका मतलब इनके बगैर गुजारा नहीं है, और ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है तो उनको बनाने वाला कौन सा है? वो कार्बन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के बारे में आप क्यों स्टडी कर रहे हैं या बेसिकली आपकी बुक के अंदर यही टॉपिक क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सर ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों चीजें बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है और लिपिड्स भी बना रहा है। अब बच्चे याद रखिए जो आज का आपने टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये मार्कर है, ये मार्कर जिस चीज से बनती है, तो मैं आपसे कहूं आपने उस चीज के बारे में पढ़ के आना है। तो इसी तरह हम जानते हैं कि नेक्स्ट हमारे टॉपिक से हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और वो किससे बने हैं? वो कार्बन से। तो आइए आज हम डिटेल में कार्बन को देख लेते हैं। तो वही जो चीजें जब इंफॉर्मेशन हमारे जहन में होगी तो वही चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे किसमें? नेक्स्ट टॉपिक्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन्स में भी और लिपिड्स में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछ रहे हैं व्हाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट, तो आपको मैंने लॉजिकली बता दिया है कि कार्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन के बगैर गुजारा नहीं है। कार्बन के बगैर क्यों गुजारा नहीं है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बगैर गुजारा नहीं है। अगर ये कार्बन होगी तो ये चीजें बनेंगी, अदरवाइज कोई चीज नहीं बन सकती। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम देखते हैं जी कार्बन। तो कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और बच्चों एलिमेंट की बजाय मैं इसको कहूंगा बायो एलिमेंट। द रीजन इज दैट क्योंकि इसको हम पढ़ रहे हैं अब बायोलॉजी में। तो हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16, और उन 16 में से सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन जो कि 65% है, उससे कम क्या है? कार्बन जो है वो 18%। अब समझने वाली बात यह है कि मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन 18% पाया जाता है, 18% कार्बन पाया जाता है। कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। किसी भी चीज में एटॉमिक नंबर का मतलब है उसमें प्रोटॉन की तादाद, मतलब प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूं तो मुझे पता चलता है कि इसके पहले शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4, 1 2 3 और 4। तो चूंकि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे किए जाएं, 8 पूरे किए जाएं, और 8 पूरे करने के लिए इसको मजीद 4 चाहिए। तो चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन मजीद लेना चाहता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। और इसके टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात कि कार्बन जो है, कार्बन उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो 4 मजीद गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है? वो 4 है। उसके बाद देखते हैं जी अगर, और हम जानते हैं कि हर एटम, फॉर एग्जांपल ये कार्बन में इधर ड्रा कर लेता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो पहले नंबर शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 और चाहिए। और बच्चों याद रखो कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे ना कर ले। जैसे कि नोबल गैसेस हैं, उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुल हैं, तो हर एटम तब तक जद्दोजहद जारी रखता है, कब तक? जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। इसी तरह ये कार्बन भी किसी ना किसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन 4 गेन करने हैं तो वो जाहिर सी बात है किसी एटम के साथ कंबाइन होकर ही गेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, पहले शेल में इसके क्या है? 1 है, तो हाइड्रोजन
कि एटम्स आप इधर कंबाइन करवा दें, ये हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करवा दें। और आपने क्या देखा, आपने देखा सर कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। और देखें जैसे ये कार्बन है सेंटर में कार्बन है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन गया है कार्बन का, तो एक बॉन्ड बनाए और साथ में क्या है, साथ में लगा दें आपने हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है सेम एज इट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, साथ में हाइड्रोजन, और सिमिलरली यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको क्या पता चला, आपने कहा सर ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। और वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, याद रखो, क्योंकि उसमें शेयरिंग हो रही है, किसी को मुंतकिल नहीं किए जा रहे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो पहली बात हमें समझ आ गई है कि जब भी कार्बन ने अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो वो बॉन्डिंग बनाएगा। वो कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आप कहेंगे सर हमने अभी देखा है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन की बॉन्डिंग में कि कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो आपके ज़हन में फौरन आया सर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है या किसी और के साथ भी बना सकता है? तो आइए देखते हैं जरा। मैं आपसे कहता हूं कि हम जानते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में क्या करता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक्ड होता है। इसी तरह अगर ये देखें ना, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, इसका मतलब एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दूसरे बाकी साथ में क्या लगा दें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कार्बन इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है किसका किसके साथ, ये कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो दूसरी बात हमें समझ आई कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। नहीं जी, कार्बन किसके साथ बना सकता है, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट देखें और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसमें कार्बन ने क्या बनाया है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह कार्बन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन है, किसी एक जगह पे आप ब्रांच लगा दें, ये ब्रांच लगा दें। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 आपने पूरी करनी है, तो इसकी एक बॉन्ड बना है, इसका मतलब एक इसकी वैलेंसी पूरी है, दूसरी, तीसरी और चौथी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक, दो, दो वैलेंसी पूरी है, तीसरी और चौथी, चार चार पूरी हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी 2 पूरी है, 3 और 4, सेम एज इट इसकी 1, 2, 3 है, तो आप 4, 1, 2, 3 और 4, इसी तरह 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन ने अपनी क्या की है, वैलेंसी पूरी की है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो कार्बन अपने आप को जब स्टेबल करता है, कैसे करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। और स्टेबल करने में क्या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, नहीं, ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ये ब्रांच भी बना सकता है। और बच्चों याद रखो ये रिंग भी बना सकता है। रिंग क्या है जी, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये रिंग है। अब इसमें देखें एक, दो वैलेंसी पूरी है, तो आप 2 हाइड्रोजन लगा दें। और याद रखो अगर मैं आपसे कहूं कि डबल बॉन्ड लगाना है आपने, एक जगह पे छोड़ के 1, 2 और 3, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब देखें 1, 2 और 3 इसकी वैलेंसी पूरी, आप साथ में हाइड्रोजन लगाएंगे, 1, 2 और 3 साथ में हाइड्रोजन लगाएंगे, 1, 2, 3 और हाइड्रोजन, 1, 2, 3 हाइड्रोजन। इस तरह इसका मतलब आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसको हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन। तो हमें क्या पता चला अभी तक कि कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए वो जाहिर सी बात वो बॉन्डिंग करेगा। और जब वो बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्ड करने में वो किसी एक के साथ नहीं मिलेगा, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी मिल सकता है, वो कार्बन कार्बन के साथ भी मिल सकता है। और कार्बन याद रखो सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, मैं आपको बताऊंगा जरा देखें, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मिलेगा, कार्बन फास्फोरस के साथ भी मिलेगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मिलेगा। तो ये अब हम देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे। आप सर आपने जो बातें करनी है उनको प्रूफ भी करना है, कैसे जी, क्योंकि ये देखिए ना, मैं आपसे कहूं कि ये वाला इतना अच्छा मटेरियल है, तो अगर ये वाला अच्छा मटेरियल है तो उसको मार्कर भी तो अच्छा बनाना चाहिए ना। इसी तरह मैं कहता हूं कि ये चीजें, ये बॉन्डिंग पाई जाती है। आप कहेंगे सर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमें बॉन्डिंग दिखानी है, तो बच्चों मैं दिखाऊंगा आपको बॉन्डिंग, ये बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। असल में ये टॉपिक केमिस्ट्री में होना चाहिए था, बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये कि हमने इस केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी को तलाश करना है, हमने बायोलॉजी के कंपाउंड्स में ये बॉन्डिंग लेके आनी है, फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये बॉन्डिंग हेल्पफुल होती है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन की जो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग बना रहा है, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, और वो रिंग भी बना सकते हैं। तो अब आपसे पूछ जाए व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर कोवलेंट बॉन्ड में एक काम हो रहा है, वो क्या जी, वो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कार्बन क्या बन जाता है, स्टेबल। कार्बन क्या बनता है, स्टेबल, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। जाहिर सी बात है वो बॉन्ड बनाएगा तो वो स्टेबिलिटी तो गेन कर ही लेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स ऐसे क्लियर करते हैं जिनमें हम देखते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किस तरह से बनाता है, कार्बन जो है ना वो फास्फोरस से किस तरह बनाता है, कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑर्गेनिक है, वो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। ये वो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। और आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट वो तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं और बड़े छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं। जैसे इनको मैं कहता हूं कि ये बड़े मॉलिक्यूल है, सो दीज आर कॉल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये मैक्रो तो कोई भी मैक्रो चीज बनी होती है माइक्रो से, छोटी चीजों से। तो इनके छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। देखें जी, माइक्रो मॉलिक्यूल वो कौन से हैं, जैसे मैं कहूं जी ग्लूकोज, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और है सेलुलोज। इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा है। यही क्या बनाएगा, बड़े मॉलिक्यूल। जैसे ये दीवार है, ये दीवारें, ये ईंटें हैं इनकी, तो ये ग्लूकोज ने क्या बनाना है, सेलुलोज। तो मैं रिवाइज करता हूं दोबारा से कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट 3 बड़े मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक के अंदर डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। तो वो कौन किससे बने हैं, वो ग्लूकोज से बने। इसका मतलब ये माइक्रो है, ये क्या है, ये मैक्रो। इसी तरह प्रोटीन्स, प्रोटीन तो बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये तो बहुत बड़ी है। अब इससे छोटी चीजें कौन सी हैं, जो कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल है जो इनको बना रहा है, तो वो है जी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। इसका मतलब वो प्रोटीन्स को बना रहे हैं। लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये किससे बना है, ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, इनसे ये बने। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, लिपिड्स। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में हम क्या करते हैं जी, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज से फिर देखते हैं कि किस तरह से स्टार्च बनता है। हम एक ही डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको हम ग्लाइकोजन और सेलुलोज को भी देखेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अगर मैं देखूं इसका मतलब ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। और अगर इस ग्लूकोज का मैं देखूं, और हम जानते हैं कि ये हमने देखा है कि कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तो ग्लूकोज भी रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या है जी, यहां पे क्या कार्बन्स है, दीज आर द कार्बन्स, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, सॉरी OH, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और OH। पहली बॉन्डिंग क्लियर करें भी, कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। देखिए जरा बना रहा है कहीं पे, ये कार्बन बना रहा है जी हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब पहली बॉन्डिंग जो हमने देखी थी कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो वाकई वो बना रहा है। पहली बात आपने क्लियर कर लेनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यहाँ पर पाई जा रही है, किसके अंदर पाई जा रही है, ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज को मिलाएं, और मिलाने के बाद आपने क्या बनाना है, स्टार्च। तो मैं कहता हूं एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखें जी, लें जी एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप लिखें। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन और OH, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, और ये क्या बनाएंगे, ये वाटर निकाल देंगे,
और इसके रिजल्ट में हम जानते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये बॉन्ड बना, इसका मतलब ये एक और बॉन्ड बन गया अभी, वो कौन सा है, ये वाला बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर अकेले माइक्रो मॉलिक्यूल की बात की जाए, छोटे मॉलिक्यूल की, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और मैक्रो मॉलिक्यूल वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर अकेले माइक्रो मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है। बट अगर आपने मैक्रो बनाने हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए, ये वाला, ये क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में पाया जा रहा है, चाहे छोटे के अंदर हो चाहे बड़े के अंदर हो, है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसका मतलब कार्बन 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 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट कि कार्बन जब एक एक अगर सिंगल मॉलिक्यूल में देखा तो हमने उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड देखा, और अगर हमने जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिलाना शुरू किया तो वो दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में। बच्चों ये बातें भूलनी नहीं है। नेक्स्ट हमने जब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसमें हमने देखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो आपको तब जहन में आना चाहिए कि सर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, एक माइक्रो के मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, जब दो माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो बनाने की कोशिश करते हैं तब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है। आप कहेंगे सर आपने दो तो एक्सप्लेन कर दिए, वो कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन वाला, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। अब हमें बताएं कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड कहां पर पाया जाता है। तो बच्चों कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है सामने, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। तीन बॉन्ड आपको मैंने एक टाइम पे क्लियर करवा दी, वो कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन और कार्बन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन्स, प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल है। आइए जरा ये देखिए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन, ऊपर आर, एच, सी डबल ओ एच, और एन एच टू एन, NH2। ठीक है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है बच्चों, वो ये है, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि आपको कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं, ये देखें, कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड भी नजर आ रहा है, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आ रहा है, कार्बन से बॉन्ड भी नजर आ रहा है, और कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं यहाँ पे होगा। अब मैं आपसे मैं कहता हूँ कि अमाइनो एसिड्स को मिलाओ, और अमाइनो एसिड्स को मिला के क्या बनाओ, प्रोटीन्स। तो आपने सर यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड लिख लें, कार्बन, आर, एच, सी डबल ओ एच, और NH2। यहां से OH जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये इसको अगर हम वाटर की फॉर्म में निकाल दें तो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये देखें ये कार्बन है, इसका ऑक्सीजन आप ऊपर लिख दें, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। अब कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड किससे बन गया, नाइट्रोजन से। इसका मतलब आपने क्या देखा कि सर जब अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो ये गलत है, नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई कि हमने 3 से 4 तरह के बॉन्ड देख लिए, कि कुछ ऐसे हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही है, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जैसे ये वाला कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का। हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर भी था इधर भी था, लेकिन जब इधर से ग्लूकोज ने मिलके वो स्टार्च बनाना चाहा तो दरमियान में क्या बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह याद रखो, जब ये अमाइनो एसिड्स ने मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाना चाहा, मतलब प्रोटीन बनाना चाहा, तो दरमियान में क्या बना, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में किस के दरमियान बना है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। और क्या मिलेंगे, दो मोनोसैकराइड्स, मतलब दो ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे। और जब हमारे पास डाइसैकराइड सॉरी पॉलीपेप्टाइड बनाने, मतलब हमने प्रोटीन्स बनाने अमाइनो एसिड्स को मिला के, तो हमारे दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। नेक्स्ट देखें जी, हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में एक अल्कोहल होता है, जैसे ये अल्कोहल है और ये फैटी एसिड है। जो फैटी एसिड क्या है, ये एक एसिटिक एसिड, मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में भी जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है, क्योंकि उसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम लिपर्ड्स को देखेंगे।
अब रह गया एक बॉन्ड, और वो कौन सा है? वो कार्बन और फास्फोरस के दरमियान बॉन्ड। मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और उसमें हमने देखा था कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, वो कार्बन और फास्फोरस के दरमियान में बनता है। तो चूंकि चाहे वो डीएनए हो, या वो प्रोटीन हो, या वो कार्बोहाइड्रेट, या वो लिपिड हो, सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और सभी के अंदर कार्बन है, इसका मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सभी के अंदर ये वाला बॉन्ड पाया जाएगा। हाँ, ये कहना काफी नहीं कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये यहाँ इधर नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रह गई है कि अगर मैं आपसे कहूँ कार्बोहाइड्रेट, आपके जहन में दो चीजें आएंगी सर, एक तो बड़े मॉलिक्यूल है जो मैक्रो, और एक माइक्रो जो छोटे मॉलिक्यूल्स। मैं आपसे कहूँ प्रोटीन्स, आपके जहन में आएंगे सर एक तो पॉलीपेप्टाइड लंबी चेन है जो मैक्रो है, और एक अमाइनो एसिड की छोटी चेन है, मतलब छोटा एक माइनो एसिड है जो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। मैं आपसे कहूँ लिपिड्स, आप कहेंगे सर एक तो लिपिड्स मतलब बड़ी चीज है, और एक उनके जो कंपोनेंट्स है वो कौन से? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। याद रखो बच्चों, डाइजेशन जब हम करते हैं, डाइजेशन हम करते हैं तो मतलब मैं आपसे कहूँ खाना आप हजम क्यों कर रहे हैं? तो खाना हजम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो जब हम खाना खाते हैं ना, उसके अंदर या तो ये चीजें हैं, या ये चीजें हैं, या ये चीजें, मतलब वो सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि वो हर सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते। और हम जानते हैं कि बच्चों बड़े मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती, सेमी परमिएबल है ना, वो उसको अलाउ नहीं करती कि बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने दे। चूंकि वो बड़े मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने दे रही, तो फिर इसीलिए इनको हम तोड़ते हैं, और तोड़ के क्या बनाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब हम स्टार्च को तोड़ेंगे ग्लूकोज में, पॉलीपेप्टाइड से तोड़ेंगे अमीनो एसिड्स में, और लिपिड्स को तोड़ेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। अब ये मॉलिक्यूल चूंकि छोटे हैं, अब ये हर सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं, और हर सेल आसानी से एनर्जी बना सकता है। तो इसका मतलब मैं फिर एक बात कहने पे मजबूर हो गया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कि अगर आपने एनर्जी लेनी है तो आपने बड़े मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं करना, आपने छोटे मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करना। तो हम जानते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, छोटे मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड पाया जा रहा है, वो कौन सा पाया जा रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन का, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला जी कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। लिपिड्स फैटी एसिड्स में भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। यही वो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, यही वो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है जो जाके एटीपी बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर हो गए, मतलब ग्लूकोज इंटर हो गए, तो इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये टूटेंगे और क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। इसका मतलब द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज द सीएच बॉन्ड, जो कहां पर है? जो ग्लूकोज के अंदर भी है, जो कहां पर है? जो अमीनो एसिड्स के अंदर भी है, ये वाला, ये वाला। और ये क्या बनाएगा? ये एटीपी बनाएगा। तो याद रखना, अगर जो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बन रही है, तो वो ग्लूकोज से भी बन सकती है, वो अमीनो एसिड से भी बन सकती है, और वो फैटी एसिड से भी बन सकती है, और सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा है। और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा? एटीपी। और इसी एटीपी को हम यूटिलाइज करके अपनी बॉडी की एनर्जी की डिमांड को पूरी करते हैं। तो हमने एक प्रॉपर वे से देखा। और बच्चों ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली में हमने चीजें एक्सप्लेन कर ली हैं। हमने देखा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, हमने देखा मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, कुछ माइक्रो हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज है, अगर वो प्रोटीन्स है तो वो अमीनो एसिड है, और अगर वो लिपिड्स हैं तो लिपिड्स में वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मिल के क्या बना रहे हैं? वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मतलब ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनाएंगे? ये वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ये वाले जो है ना वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और इसी तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ये वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो सारे के सारे ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सभी में आपने देखा कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में रियलाइज किया। तो यहाँ पे मेरे जेहन में एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन भी आती है कि भाई अगर मुझे कार्बन ही ना मिले तो क्या माइक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे? आप कहेंगे सर नहीं। क्या मैक्रो बनेंगे? मैं कहूंगा नहीं। अब सवाल ये आता है कि मैं इंसान हूं, तो मैं किस तरह से कार्बन ले रहा हूँ? बेटे हमारा कंसर्न प्लांट से, हमारा कंसर्न प्लांट से किस तरह से है? मैं आपसे कहता हूं कि प्लांट बेचारे खुद कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाते हैं ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, और उसी केल्विन साइकिल के बाद जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाते हैं तो फिक्सेशन के रिजल्ट में हमारे पास बनता है ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज को हम ले लेते हैं और हम अपनी कार्बन की डिमांड को पूरा करते हैं। हम बजाते खुद बड़े नखट्टू हैं, हम कुछ काम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते भी? हमें कार्बन बनाया, कार्बन फिक्स हुआ, जो वो मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? वो प्लांट से मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ तक था हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।